चलिए, तो क्या क्या होता है फ्री फॉल? ऊपर जाती है, ऊपर मतलब किसी चीज़ को ऊपर जाना ज़रूरी है क्या? हाँ हाँ एग्जैक्टली, कोई भी चीज़ अगर किसी हाइट पे है और अगर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में नीचे की तरफ गिरता है तो उसको हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं बेटा? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ अगर किसी सर्टेन हाइट पे रखी गई है, ठीक है, और अगर वो नीचे की तरफ गिरा और जब वो गिर रहा था तो कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी था, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कंट्रोल में था, तो उसको हम लोग फ्री फॉल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फ्री फॉल कहेंगे। ठीक है, अब अगर फ्री फॉल आप लोगों को मतलब ये फ्री फॉल का आइडिया है, बेसिक एक आइडिया। ठीक है, इसमें कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हो कि सर फ्री फॉल मतलब कब कब, है ना, जैसे कब कब लग रहा है, तो मैं कहूँगा कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे गिर रही है उसमें फ्री फॉल लगा हुआ है। ठीक है, उसमें फ्री फॉल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसमें फ्री फॉल एग्जर्ट किया जाएगा। ठीक है, उसमें फ्री फॉल आपका लग रहा होगा। ठीक है, अब फ्री फॉल के बाद कल हमने डिस्कस किया था कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून क्या होता है। ठीक है, दोनों को हमने डिस्कस किया था ना। तो आपको हमने कल ये सिखाया था कि जी को कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जी ऑफ जो अर्थ है बेटा वो आपके 6 टाइम जी ऑफ मून होता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हमारे अर्थ में जी, अर्थ का जी कितना होता है बेटा वैल्यू? 9.8। वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो जो जी है बेटा वो किसकी वैल्यू कितनी बेटा? 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया तो क्या मून का जी कितना होगा, तो आप पहले वो निकालते चलिए। तो देखिए बेटा, हम जानते हैं कि जीई जो है बेटा वो किसके बराबर है? 6 टाइम ऑफ जीएम के बराबर है। तो जीएम कितना होगा? जीई बाई 6 हो जाएगा। अब जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। तो आपने 9.8 बाई क्या कर दिया? 6 कर दिया। अब 6 से आपने 9.8 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1.3। तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, तो 2 आया। ठीक है, तो कितना बचेगा बेटा? 2 आया तो 20, तो 3 आया, 1.63 मीटर पर सेकंड। ये कंडीशन आपकी जीएम की आएगी। किसकी आएगी बेटा? ये जीएम की। तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि आपकी जो जी ऑन मून है बेटा वो कितना है बेटा? 1.63 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, ये आपकी कंडीशन है। और अगर आपको ये ऑलरेडी पता है तो इसको यूज करके आप किसी भी चीज का वेट निकाल सकते हो, किसी भी चीज का वेट निकाल सकते हो ऑन मून और ऑन अर्थ। हाँ, तो 10 लेते भी है बेटा पेपर में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि आपको जी क्या लेना है। ठीक है, अगर जी बोल देगा 9.8 ले लो तो आप 9.8 ले लेना। ठीक है, जी बोल देगा आपको 10 ले लो तो आप 10 ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो आपको क्वेश्चन में लेने के लिए बोला जाएगा वही आपको लेना है। ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पे फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि आपको कि वही चीज आपने लेना है। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है कि आपको बोला गया कि 10 ले तो आप 10 ले लीजिएगा। ठीक है, बोल देगा कि आपको 9.8 ले लो, आप 9.8 ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जी ऑन मून आ गया बेटा और ये आपका जी ऑफ अर्थ आ गया। ठीक है, दोनों कंडीशन आपके पास है। अब आपने करना क्या है बेटा कि आपने अब ये पता लगाना है कि हमारे अर्थ में और मून में वेट कितना कितना होता है। ठीक है, चलिए तो एक बार वो पता करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर हम कहें कि वेट ऑन अर्थ अगर आप निकालेंगे, ठीक है, और अगर आपको पता है कि मून में वेट कितना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से क्या करना पड़ेगा बेटा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको वेट ऑन मून निकालना है तो वेट ऑन अर्थ आपको दिया हुआ रहेगा और आपको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा किससे? 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि वेट जो है बेटा, वेट बेसिकली होता क्या है बेटा? वेट होता है फोर्स। क्या होता है बेटा? फोर्स। ठीक है, जो लगता है हमेशा कहाँ पे? डाउनवर्ड। कहाँ लगता है बेटा? डाउनवर्ड, टुवर्ड्स द अर्थ लगता है। ठीक है बेटा, ये वेट बेसिकली फोर्स है। क्या है बेटा? फोर्स। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, वेट ऑन मून हमारा वेट ऑन अर्थ बाई 6 एंड वेट ऑन अर्थ हमारा क्या होगा? 6 इंटू वेट ऑन मून। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए सवाल आपके पास आ गया कि मैंने कह दिया कि वेट ऑन मून आपको जो है बेटा दिया गया है 10 न्यूटन, तो आपका वेट ऑन अर्थ कितना होगा? तो आपने कहा सर 6 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ गया बेटा? 60 न्यूटन, क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर मून का वेट दिया जाए और आपको अर्थ का वेट निकालने के लिए बोल दे तो आपको करना क्या है बेटा? इंटू 6 करना है। क्या करना बेटा? इंटू
6। तो दैट्स वाई आपने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, इंटू 6 कर दिया, तो आपको वेट ऑन अर्थ आ गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल, अब मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए कि वेट ऑन अर्थ आपको दिया गया है 60 न्यूटन, तो आपको वेट ऑन मून कितना आएगा? तो आपने कहा सर 60/10, तो सॉरी 60/6, 60 क्या आएगा बेटा 6, तो ये कितना आएगा बेटा आपका 10 न्यूटन। तो इस तरह से आप देख सकते हो बेटा कि अगर आपको मून में वेट निकालना है तो आप डिवाइड बाय 6 करेंगे अर्थ के वेट को, और अगर आपको अर्थ का वेट निकालना है तो आप मून के वेट को इंटू 6 करोगे। अब देखो बेटा दोनों को कंपेयर तो करना है आपने बार बार, अब दोनों में से एक वैल्यू तो आपको दिया ही रहेगा हमेशा, दोनों में से एक वैल्यू तो देना ही पड़ेगा, बिना एक वैल्यू दिए आप आंसर निकाल थोड़ी पाओगे। ठीक है, तो उसी कंडीशन में मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया जाए कि वेट ऑन अर्थ आपको दिया गया है 666 न्यूटन, तो आपको वेट ऑन मून कितना मिलेगा? वेट ऑन अर्थ भाई क्या करोगे बेटा 6 कर दोगे, आप कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो आपके पास कंडीशन क्या है बेटा 6/6, तो कितना आएगा बेटा 111 न्यूटन। तो ये आपका आएगा बेटा वेट ऑन मून, ये क्या आ गया बेटा आपका वेट ऑन मून आ गया। ठीक है, वेट ऑन अर्थ अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया हो 150 न्यूटन, तो आपका वेट ऑन मून कितना होगा? तो आप करोगे 150/6, तो ये कितना आएगा बेटा 25 न्यूटन। तो आप देख सकते हो बेटा इस तरह से वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये रहेगा बेटा आपका वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको वेट ऑन अर्थ दिया गया हो तो आप उसको डिवाइड करके वेट ऑन मून निकाल सकते हो, और अगर आपको वेट ऑन मून दिया गया हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करके 6 से वेट ऑन अर्थ निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब जिससे सवाल किया जाएगा वही आंसर देंगे हैं एक एक करके। चलिए मान लीजिए कि आपको वेट ऑन अर्थ दिया गया है बेटा, ठीक है, वेट ऑन अर्थ आपको दिया गया है 90 न्यूटन। ठीक है, तो वेट ऑन मून कितना होगा? 90/6 बोलो, बस आपको इतना बोलना है। ठीक है, कि डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है, आपको ये बोलना है। ठीक है, आपको सॉल्व करके नहीं बोलना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, आप सही फॉर्म बोल दो, सॉल्व तो कर ही लेंगे हम लोग। नहीं, अगला चलिए, वेट ऑन मून आपको दिया गया है मान लीजिए 120 न्यूटन। हाँ तो बताइए बेटा वेट ऑन अर्थ कितना होगा? बोलिए बोलिए, फॉर्म बोलिए, फॉर्म मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बोलिए ना, कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ 6 × 120। ठीक है, समझ रहे हो ना? फॉर्म मल्टीप्लाई बाद में कर लेना, मैं आपको मल्टीप्लाई करने के आंसर निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं फॉर्म बता दूं कि वो फॉर्म क्या है। वो फॉर्म अगर आप सही तरीके से बोल दिए तो हो गया ना, काम खत्म यार, अपना आ गया कि आपको मल्टीप्लाई करने के लिए तो पहले उठाना है, उठा के मल्टीप्लाई कर देना है, कर ही सकते हो ना, है कि नहीं? चलिए मान लीजिए अगला, वेट ऑन मून आपको दिया गया है सॉरी, वेट ऑन मून आपको दिया गया है 10 से 100 ले लो चलो न्यूटन, तो वेट ऑन अर्थ क्या होगा? हाँ तो 6 × 100 कर देंगे ना, 6 × 100 कर देंगे हम लोग ना, तो ये आपका क्या है 600 आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपका वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ का कंपैरिजन इस तरह से किया जाता है। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए कि आपने ये वैल्यू याद कर ली। ठीक है, आपने ये जो दो वैल्यूज आपको दी गई, मैंने अभी जो आपको निकाल के दिखाया बेटा आपने याद कर लिया। ठीक है, आपने कह दिया सर हमें GM पता है, ये हमारी GM है, ये हमारा G ही सर हमें पता ही है, तो मतलब ग्रेविटेशन मतलब हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ हमारी इतनी होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी मून में इतनी होती है। ठीक है बेटा, अगर आपको मान लो कि मास दिया गया हो तो तब भी आप उसका वेट फाइंड कर सकते हो, आपको बस कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? कंपेयर। ठीक है, देखिए बेटा मान लीजिए कि G ऑफ E आपको पता ही है, मतलब अर्थ की जो आपकी G होती है बेटा वो होती है 9.8। ठीक है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका G ऑफ मून जो होता है बेटा वो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आपने ये निकाला। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे अब मास दे दिया, क्या दे दिया बेटा? मास दे दिया, मास दे दिया 10 kg। ये मास है, ध्यान देना, ये क्या है बेटा? मास। ठीक है, ये मास है। अब ये मास आपको दिया गया है, अब बोल रहा है कि वेट ऑन अर्थ निकालो और वेट ऑन मून निकालो। अब बोल रहा है कि वेट ऑन अर्थ निकालो, वेट ऑन मून निकालो। अब बताओ तो कितना होगा? तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आप इन दोनों वैल्यू का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है बेटा, अगर मैं कहता हूं कि मुझे वेट ऑन अर्थ निकालना है तो मुझे पता है कि क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे करना पड़ेगा मास इंटू G ऑफ E, ये करना पड़ेगा मुझे। मेरी मास कितनी है? 10। ठीक है, और मेरा G ऑफ E कितना है? 9.8, तो कितना आ गया बेटा? 98 न्यूटन। तो ये मेरा आएगा बेटा वेट ऑन अर्थ। तो मुझे यहां पर क्या करना होगा बेटा? अगर मुझे मास दिया हुआ है तो मैं इस G से क्या कर दूंगा बेटा? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा आपके पेपर में जो है बेटा ये GE वाला यूज करके आपको वेट निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, भले ही आपको मून वाला ना पूछे, मून वाला बहुत रेयरली पूछता है। ठीक है, मून वाला मतलब बहुत ही कम चांसेस है पूछा जाएगा या है ना, कंडीशन उसकी बहुत अलग है। ठीक है,
पूछा जाएगा तो मतलब मान लीजिए कि है ना कि आपको कंपेयर करके निकालने के लिए बोल देगा, जैसे आपने आगे वाली क्वेश्चन देखी, ठीक है। बट मान लीजिए कि अब पर मैं ये कह रहा हूं कि नहीं मुझे इसी वैल्यू से अब बताओ वेट कितना होगा मून में, ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, तो सिंपल है, वेट ऑन मून निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, एम जी एम कर दोगे, क्योंकि मून के लिए मून का जी लोगे, अर्थ के लिए अर्थ का जी लोगे, ठीक है। तो वेट ऑन मून कैसे निकलेगा बेटा, मास इनटू जी ऑफ एम। हाँ ये बेटा जी एक्सेलरेशन है, मैं बार बार कहूंगा बेटा, ये जो स्मॉल जी है ये एक्सेलरेशन है। क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है। ये क्या है बेटा, ये एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटी नहीं है। प्लीज बेटा इसको ग्रेविटी समझने की भूल मत करना, ये ग्रेविटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। आप लोगों का जितना पेपर मैंने चेक किया, आप सबका डेफिनेशन में कोई ना कोई मिस्टेक है, आप लोग डेफिनेशन प्रॉपरली नहीं लिखे हो, ठीक है। तो डेफिनेशन आपने प्रॉपरली थोड़ा लिखे, ठीक है। चिंता मत करिए, ये तो फर्स्ट टाइम ही था, बट फर्स्ट टाइमर के लिए आप लोगों ने अच्छा पेपर लिखा है, ठीक है। आगे हम इम्प्रूवमेंट जो है बेटा आपसे उम्मीद रखेंगे, क्योंकि आपको आगे फिर से ये चैप्टर्स फिर से कराए जाएंगे, फिर से रिपीट करवाए जाएंगे, और उस हिसाब से आपका धीरे धीरे वो डेफिनेशंस भी इंप्रूव करेगा। बट कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, जैसे कि अंश शुक्ला हो गया है ना, नंदनी हो गई, उसने लड़के ने मतलब अच्छा लिखा है, बच्चों ने अच्छा किया है, ठीक है। पर वही है कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर देखिए बेटा ये जी एक्सेलरेशन है। अब ये जी एक्सेलरेशन क्यों है, ठीक है, अब ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा फोर्स की बात करी जाए तो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। ये फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन आपको फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब हमने कहा कि सर जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल दिखाती है, फ्री फॉल क्या होती है बेटा, दिखाती है, तो उस समय उसमें जो एक्सेलरेशन लगता है बेटा, उसमें कौन सा एक्सेलरेशन लगती है बेटा, जी। तो तब हमारा जो फोर्स होता है बेटा वो बन जाता है एम जी, क्योंकि ये ए की जगह क्या आ जाता है बेटा, जी, क्योंकि जी भी क्या है, एक्सेलरेशन है, और ए भी क्या है, एक्सेलरेशन है। अब जो फोर्स लगाएगा और जो फोर्स लगा के एक्सेलरेट करवाएगा उसी का ना एक्सेलरेशन लगेगा। तो यहाँ पे ये जी जो है बेटा वो कौन लगा रहा था, अर्थ लगा रहा था, तो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर मान लीजिए कि ये पेन है बेटा, इस पेन को अगर मैं नीचे छोड़ दूं, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसके नीचे गिरने का कारण क्या है, अर्थ है ना। तो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, कौन सी फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो इसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। किसी भी बॉडी पे जब भी फोर्स लगाई जाएगी बेटा, तो उस पर क्या चेंज आता है बेटा, उसकी स्पीड पे चेंज आता है कि नहीं आता। और अगर स्पीड पे चेंज आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। तो उसी कंडीशन के हिसाब से बेटा आपका यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है बेटा वो क्या बन जाता है, वो जी बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, जी कंडीशन पे यहाँ पे दिखाई देता है आपको, ठीक है। अब बात को समझिएगा, अब मैं यहाँ पे कह रहा था कि आपका जो वेट है बेटा, वेट भी क्या होता है बेटा, वेट भी आपका होता है फोर्स। ये तो कल ही हम डिस्कस किया ना बेटा कि वेट और फोर्स में कोई अंतर नहीं है, वेट और फोर्स में कोई भी अंतर नहीं है, वेट और फोर्स सेम होता है, ठीक है बेटा। वेट और फोर्स क्या है बेटा, सेम, ठीक है। अब ये वेट और फोर्स सेम क्यों होता है बेटा, क्योंकि फोर्स के पास भी डायरेक्शन होता है, वेट के पास भी डायरेक्शन होता है, ठीक है बेटा। ये दोनों ही डायरेक्शन कैरी करते हैं। वेट हमेशा कहां निकालते हैं, डाउनवर्ड्स ना, तो ये फोर्स भी कहां लग रहा है, डाउनवर्ड्स। इसीलिए बेटा हमारा वेट और फोर्स में कोई अंतर नहीं है। आप अगर जाते हो और मेडिकल में जाके अपना वेट चेक करते हो, आपका वेट आता है बेटा कितना, ये 80 किलो, 70 किलो, 50 किलो, ठीक है, वहां पे 50 kg लिखा होता है ना बेटा, बट दैट इज नॉट द ट्रू वेट। वो आपका ट्रू वेट है ही नहीं, वो तो केजी में लिखा हुआ है ना, वो तो 50 न्यूटन होना चाहिए ना, क्योंकि वेट क्या होता है बेटा, बेसिकली फोर्स है ना। तो ये केजी में कैसे हो सकता है, केजी में तो मास होता है ना, फिजिक्स के हिसाब से केजी में क्या होता है बेटा, वो तो मास होता है। तो आपकी मास एक्चुअली में 50 केजी है क्या, नहीं, वो तो नहीं है, वो तो आपका वेट है। वो क्या है बेटा, आपका वेट। तो वेट बेसिकली आपका फोर्स है। तो आपके उस पर्टिकुलर डिवाइस में एक गलती है कि आपका जो वो 50 केजी निकल के आ रहा है ना बेटा, वो केजी की जगह पे क्या होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, एन। क्या होना चाहिए बेटा, एन। तो वह एन होगा तो वो करेक्ट है, क्योंकि वो आपका फोर्स है। क्या है बेटा, फोर्स, जो आपने उस वेटिंग मशीन के ऊपर लगाया, ठीक है बेटा, तो वो बेसिकली आपका फोर्स होता है। तो उसमें वो जो 50 केजी लिखा हुआ है ना, वो गलत लिखा हुआ है। तो आपको अगर अपना एक्चुअल मास पता करना है तो आपको अपने वेट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो तुम्हारा वेट कितना है, चलो इसका 53 है, ठीक है, तो इसका मास कितना है, तो 53 को डिवाइड कर दिया 10 से, 53 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो कितना आ गया, 5.3। इतना इसका एक्चुअल मास है, 5.3 केजी। अर्थ ने इसके ऊपर बाकी का फोर्स लगाकर इसके जो वेट है, वेट को बढ़ा दिया है 53 बनने के लिए, 53 केजी। बट एक्चुअल में इसका मास कितना है, 5.3 केजी का ही है बस। तो मतलब कि अगर ये उड़ते उड़ते कहां पहुंच गई, स्पेस में पहुंच गई, तो स्पेस में जब ये उड़ रही होगी ना बेटा, तो इसकी वेट तो 0 हो जाएगी, बट इसकी मास कितनी रहेगी, 5.3 केजी। कितनी रहेगी बेटा, 5.3 केजी, ठीक है। कितना वेट है, नहीं तेरा वेट कितना है, हाँ
उसको थोड़ी पता होगा, उसको पूछ रहे कितना है, वो तो डॉक्टर है क्या, तो उससे शकल से देख के बोल सकते हैं तेरा वेट कितना है, बोल रहे हैं 48। तो इसका एक्चुअल मास कितना है 4.8 kg। कितना है बेटा 4.8 kg। ठीक है, ये धरती पे है इस जमीन पे, इसलिए इसका वेट जो है बेटा वो 48 kg करके आ रहा है। बट ये 48 kg नहीं है, 48 न्यूटन है। क्या है बेटा 48 न्यूटन बेसिकली। अब समझ में आ रही है ना बात। चलिए, तो अब यहां पर जो आपको ये g की वैल्यू दे रखी है बेटा, ये g की वैल्यू को यूज करके भी आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो बेटा, वेट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इसका अगर हम मून पे अगर वेट निकालने जाए तो मून पे वेट कितना होगा, तो WM इक्वल्स टू हो गया बेटा mgm। तो m कितना था बेटा, m आपका 10 था, तो 10 इंटू gm कितना है बेटा 1.63। तो इसका वेट कितना आएगा मून पे, मल्टीप्लाई कर दो तो 16 पॉइंट क्या आएगा बेटा 3, 16.3 न्यूटन। तो ये इसका क्या आएगा बेटा, वेट आएगा। क्या आएगा बेटा इसका वेट। ठीक है, ये पर्दा बंद कर दो बेटा, ये कोई भी उठ के बंद कर सकते हैं। हाँ थैंक यू बेटा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो बेटा कि ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है आपका, ये आपका यहाँ पर जो वेट है बेटा आपके मून में वो इतना आ रहा है, और अर्थ में कितना आ रहा है बेटा 98। तो आप देख सकते हैं बेटा कोई भी 98 न्यूटन का वेट कैरी करने वाला बॉडी आपके मून में जाके कितना हो जाता है बेटा 16.3 न्यूटन का हो जाता है। ठीक है, 16 पॉइंट कितने का हो जाता है बेटा 3 न्यूटन का हो जाता है। ठीक है, चलिए बेटा अब मैं आपको दूसरा सवाल दे रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि अब हमारे पास जो मास है बेटा वो है 100 kg का। कितने kg का बेटा 100 kg का। तो वेट ऑन अर्थ कितना होगा, तो आपको पता ही कि वेट ऑन अर्थ कैसे निकालना है बेटा, mge से निकलेगा। m कितना है बेटा 100, और g कितना है, g कितना है, g 9.8। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 न्यूटन। क्या होगा बेटा, ये 980 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला वेट ऑन मून कितना होगा बेटा, mgm होगा ना बेटा। तो m कितना है 100 इंटू आपका gm कितना है बेटा 1.63। तो कितना आएगा बेटा 163। देख रहे हो बेटा, ये इस तरह से आपको निकालना है। आया समझ में, आया क्या कि नहीं आया, कि ध्यान ही नहीं है इधर। 200 kg का क्या होगा, चलिए दोनों निकालना है। चलिए फटाफट अपनी कॉपी में निकालिए। निकालिए हाँ, किस में बेटा, अर्थ में और उस मून में। थ्री 326 न्यूटन। चलिए एक और कर लीजिए लास्ट, 150 kg। सबका आ गया, ये आपका आया, नहीं ये इसका आंसर आया। हार्ड लग रहा है क्या, क्या हुआ। हाँ बेटा बोलो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ऐसा कुछ क्या, आपको ये निकालना है WE और WM निकालना है बस। फॉर्मूला हो रहा mge, ठीक है बेटा। तो m कितना है बताओ, नहीं इधर m कितना है 200। g की वैल्यू कितनी है वहां से देख लो, कितनी है 9.8। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करना है बस से mgm। ठीक है बेटा, m कितना है 200, gm कितना है
बस डालना है, मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी सेम चीज़ करनी है, डब्ल्यू ई निकालनी है और डब्ल्यू एम निकालनी है, एम जी ई करना है इसमें भी, और इसमें एम जी एम करना है। बस हो गया, सॉल्व करना है इसमें। हो गया बेटा, ये वाला भी हो गया, दोनों कर दिया। हो गया सबका? ये पेन किसका है? ठीक है। ये लास्ट वाला कितना है आंसर है? हाँ, उसने निकाला है, देख ले एक बार। निकाल रहा है क्या? क्या निकाल रहा है? निकाल लिया उसने? नहीं निकाला? कौन सा निकाल लिया? ये वाला निकाल दिया? वो डब्ल्यू निकाल दिया ये वाला? वो ये अभी निकाल रहा है क्या? ये वाला ये निकाल दिया दोनों? बढ़िया, आपका आ गया। कॉपी के पीछे मत करो बेटा, कभी कॉपी के पीछे नहीं करना अपना रफ, ठीक है बेटा? मैं बार बार कहूँगा, कॉपी के साइड में होना चाहिए रफ वर्क अपनी कॉपी के साइड में रखिए, यहाँ पे, ठीक है? पीछे मत करिए, पीछे मत करिए, मैं बार बार कहूँगा। ये एक सिंपल से हैबिट है बेटा, जो आपका दिमाग एकदम फाइन रखेगा। कॉपी के पीछे मत लिखिए। हो गया सबका? सबका हो गया? हो गया क्या? यस सर। चलो, क्या है इसके बाद? देखिए बेटा, सवाल यहाँ पे क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ? ठीक है बेटा, एकदम सिंपल सा सवाल है। 10 kg उसकी मास है, तो वेट ऑन अर्थ कितना होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, ठीक है, 9.8 से। तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, 98 न्यूटन है ना। देख रहे बेटा, वेट हमेशा क्या होता है? न्यूटन में आता है। क्या आता है बेटा? न्यूटन में। अभी देखिए अगला, एन ऑब्जेक्ट वेग्स 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ पे इसका वेट इतना था बेटा। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मून? अगर मून में ले जाके उसको वेट करोगे तो कितना होगा? तो मून में जब आपको निकालना होता है बेटा, तो आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो कि मल्टीप्लाई करते हो? डिवाइड करोगे ना। तो 10 को डिवाइड कर दोगे आपके 6 से, तो कितना आएगा? 1.5। ये रहा 1.6 आ रहा है ना, 1.67 यही आएगा आपका। तो आप लोगों को जो भी बताया गया है, कुछ भी आउट ऑफ टॉपिक नहीं बताया गया है, ठीक है? जो भी है इसी के अंदर का ही है, जो कि आप लोगों ने इससे भी बड़े बड़े सवाल लगा लिए, ठीक है? अगर किया है अपनी कॉपी में तो बहुत बढ़िया, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद इसके पहले भी कुछ आपके क्वेश्चंस थे जो मैं आपको करवा नहीं पाया, ठीक है? जो कि आपको ये वाले सवाल, ठीक है, तो स्पीड वाला, टाइम वाला, ठीक है? ठीक है, ये आपको जो मैं मोशन कराऊंगा तब उसके बाद ही मैं कराऊंगा ये सब, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए बेटा, सवाल क्या है, कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट? ठीक है बेटा, मास और वेट का बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो मास और वेट का डिफरेंस क्या होता है दीदी? सर वेट के अंदर हमारा जो अर्थ का भी जो हाँ। force लगाया होता है। मास और वेट का डिफरेंस बताइए।
हाँ बोलो, मास और वेट का डिफरेंस बोलो। हाँ, खाना पीना और सोने का ही काम है क्या बस? हाँ बेटा, मास और वेट का डिफरेंस बोलो। हाँ तनिष, मास का वेट चेंज नहीं होता और सब मास का वेट नहीं बेटा, मास का वैल्यू। का वैल्यू चेंज नहीं होता, सब वेट का वैल्यू चेंज। हाँ और और सर मास को मीटर में लेते हैं और मास को केजी में लेते हैं और वेट को न्यूटन में। वेरी गुड। और मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक हाँ सर मास फिक्स क्वांटिटी है और वेट वेरिएबल क्वांटिटी है। और कोई और कुछ? हाँ मास मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट हाँ और वेट मतलब होता है कि कितना फोर्स लगा हुआ है नीचे। वेरी गुड, ठीक है। और बहुत बढ़िया, जो भी आंसर दे रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटी है और वेट डिराइव्ड। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। डिफरेंसेस प्लीज़ याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है प्लीज़, ठीक है। घर में जाके 2 मिनट कॉपी खोल के देखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। घर में जाके कॉपी खोल के देख सकते हो, गेम खेलने से अच्छा गेम खेलना ही है, बाद में भी खेल सकते हो। ये यूट्यूब देखना ही देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो। पहले पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो कॉपी पलट के, ये क्या पढ़ाया गया है हैं? सब लोग। हाँ बोलिए बेटा। सर डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब ये होता है बेटा कि इस संसार में जितनी भी सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उन सब के पास क्या होता है? मास होगा ही होगा, तो वो फंडामेंटल हुआ ना, सबके पास ही है। डिराइव्ड मतलब बेटा कि 2-3 क्वांटिटी से मिल के जो बना हो। जैसे मुझे एक बात बताइए, आप जब वेट बोलते हो तो वेट क्या है? फोर्स है ना। वेट क्या है बेटा? फोर्स। और फोर्स किससे बनता है? मास और एक्सेलरेशन से मिलके बना है ना। तो ये फंडामेंटल कैसे हुआ? फंडामेंटल तो नहीं हुआ ना, ये दोनों से मिलके बना है, तो इसलिए डिराइव्ड है। ये क्या है बेटा? डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है बेटा जो 2 या 3 क्वांटिटी से मिलके बना हो, ठीक है बेटा। तो अगर आप यहाँ पे फोर्स की बात करते हो और वेट की बात करते हो तो दोनों सेम ही है। तो फोर्स बनता है मास और एक्सेलरेशन से, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन बनता है स्पीड और टाइम से, और स्पीड बनता है डिस्टेंस और टाइम से। तो आप खुद देख सकते हो कि आपका जो फोर्स या वेट है बेटा, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है ना, इसलिए बेटा वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो इसलिए वेट आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है, मास आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ गया ना। तो इसलिए मास एंड वेट का डिफरेंस प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ेंगे, घर में जाके ज़रूर पढ़ें, ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। पढ़ाई करो, थोड़ा घर में जाके थोड़ा देख लो, पलट के कॉपी किताब है कि क्या बताया गया है, क्या पढ़ाया गया है। यहाँ पे देखिए बेटा, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून 1/6 इज वेट ऑन द अर्थ। क्यों मून में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेट जो है बेटा वो 1/6 हो जाती है इन कंपैरिजन टू अर्थ, ठीक है बेटा। ये कारण पूछा है, हाँ बोलो। क्योंकि मून का शेप अर्थ से कंपैरेटिवली छोटा है और शेप, मतलब साइज हाँ साइज बोलो, छोटा है। साइज बोल के भी गलत बोल रहे हैं, ठीक है। मास बोलो, ठीक है। अर्थ की मास मून के मास के मुकाबले छोटा है, बड़ा है, सॉरी, ठीक है। तो इसलिए अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है बेटा? ग्रेटर है, इसलिए बेटा वहां पे वेट भी ज्यादा होता है। क्या लगता है आपको कि आपकी वेट जुपिटर में कितनी होगी? बहुत ज्यादा ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खींचेगा ना आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा खींचेगा आपको। जैसे कि आपको क्या लगता है कि जो जुपिटर का सरफेस है वो ऐसा है क्या? क्रस्ट ऐसा है क्या? नहीं, मिट्टी विट्टी नहीं है वहाँ पे बेटा, ऊपर मेटल है, मेटल का गोला है वो, उसके ऊपर बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है बेटा। तो लगभग आपके बहुत अंदर तक तो वो गैस ही है। और जब आप लैंड करोगे ना आपके उसमें जुपिटर के ऊपर में, तो आपको पता चलेगा कि आप मेटल पे हो, एक मेटल के गोले पे हो, मेटल का बहुत बड़ा एक पीस है वो, ठीक है, इस तरह से। तो वो आपका वहाँ पे बहुत खतरनाक ग्रेविटी से खींचता है, ठीक है, उसकी पुल बहुत तगड़ी है, ठीक है। तो वहाँ पे उतरते ही आपके पहले घुटने उठने सब टूट जाएंगे, ठीक है, एकदम गिर जाओगे नीचे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक तरीके से आपको पुल करेगा ना, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत तगड़ी है, क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए। तो इसलिए बेटा यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो प्लैनेट जितना बड़ा होता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज़्यादा होती है, उसीलिए बेटा उसकी पुल भी उतनी ज़्यादा होगी ना, ठीक है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे इसका आंसर यही आएगा, क्योंकि सर मून की जो साइज़ है बेटा अर्थ के मुकाबले छोटी है, इसलिए आपका यहाँ पर जो वेट ऑन मून होगा बेटा वो आपका 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा?
1/6, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, आपके मून में कम होगा, जबकि अर्थ में क्या होगा बेटा, आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। आ रहा बेटा समझ में? तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ क्या हुआ, मुंह नहीं है क्या? नहीं है? ओ हेलो, क्या हुआ, आए कि नहीं आया? हाँ पढ़ने का मन है कि नहीं है बेटा? क्या हुआ? हाँ बेटा, घर में भी ऐसे ही रहते हो क्या, ज़ॉम्बी बन के? पापा आए मम्मी आए ऐसे रहते हो क्या? हाँ बेटा, कुछ सिखाया नहीं गया है क्या? हाँ बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं? तो फिर क्या हुआ, ऐसे काहे बैठे रहते हो? कुछ पूछना वूछना है? ऐसा लग रहा है तुमको देख के तो तुम्हें नींद ही आ रहा है। खाना वाना नहीं मिला क्या? तो फिर समझ में आ गया? नहीं आया? पता नहीं। देखो बेटा ऐसा है, ट्यूशन आने का मन है तभी ट्यूशन आइए, ट्यूशन आने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती भेजा गया है आपको, तो ट्यूशन मत आइए। मैं आपसे विनती करूँगा, क्योंकि आपको देख के मुझे भी थकान हो जाती है, मुझे भी फिर पढ़ाने का मन नहीं करता। तो ऐसा आप प्लीज़, है ना। आपकी दीदी आती है, अटेंटिव है बहुत, अच्छा लगता है मुझे उसको देखकर। तुमको देख के तो नींद ही आ रही है मुझे भी। थोड़ा सा एनर्जेटिक होके आओ, पढ़ाई में मन लगाओ। वो बच्चे लोग देख लो बेटा, वो कहाँ से आ रहे हैं। APS बेंगलुरु में ना है बेटा तू, वो देखो बेंगलुरु से आ रहा है वो। उसका बस तो तुमसे तो लेट ही आता होगा। तुम्हारे साथ ही आता है क्या? क्या बात कर रहे हो, तुम दोनों एक साथ ही आते हो क्या? वो देख लो बेचारा। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। वो एनर्जेटिक रहता है ना, मतलब सवाल करता है, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, प्लीज़ है थोड़ा सा क्लास में प्रेजेंट रहो, मैं यही कहूँगा, ठीक है। नहीं तो फिर 10th क्लास का तो कल ही रिजल्ट निकला, आपने देखा ही होगा ना। कल ही 10 क्लास का रिजल्ट निकला है, बच्चों का हालत क्या है देखा है ना आपने। सब रो रहे हैं, मेरा हाल है क्या हो गया। यही हुआ, जो 9th क्लास में बेस खराब कर लिया अपना, तो 10 में जाके कहाँ ही मार्क्स आएगा बेटा। मैं बार बार कहूँगा, आपका 9th क्लास में जितना भी मार्क्स आएगा ना, उसमें 10% जोड़ लेना 10 क्लास में, उतना ही आएगा परसेंटेज आपका, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं बार बार कहूँगा आपसे, ठीक है, कि आपका 9th क्लास में जितना परसेंटेज आएगा ना, उसमें 10% जोड़ लेना, उतना ही आएगा 10 क्लास में, उससे ऊपर नहीं आने वाला। 15% तक जा सकता है शायद। लिख के ले लीजिएगा, ठीक है, कि आपका जितना 9 में आएगा ना, 10% जोड़ लेना बस। अगर 50% है आपके 9 में, 10% जोड़ना, 60-65 तक जाएगा, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। अभी जिन लोगों का जितने का रिजल्ट आया ना बेटा, उनसे पूछ लेना खुद से कि तुम लोगों का 9 में कितना था रे, ठीक है, तो वो खुद बोल देंगे तुमको कि 9 में मेरा इतना था, अभी 10 में इतना है। ठीक 10 से 15% ही बढ़ा होगा शायद, देखना, ठीक है, एग्जैक्टली उतना ही बढ़ेगा। यही होता है, इसलिए तुमको 9 में मेहनत करनी पड़ेगी, 9 में पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है। 8 क्लास तक से RTE क्यों लगाया गया है, कारण है ना उसका। 9 क्लास में RTE क्यों नहीं है, कारण है ना उसका। यही तो है कि आप जितना स्कोर करोगे 9 में ना, एग्जैक्ट 10% जोड़ लेना, 10 क्लास में उतना ही आएगा, ठीक है। जिन के घर में है 10, तुम्हारी दीदी का तो अभी आया ना रिजल्ट कल, है कि नहीं, कितना % बना, कितना बता रहे, 82 बता रहे क्या तुमको। ओ मेरे पास तो उसका एडमिट कार्ड नहीं है, उसको निकालना है, मतलब उसका एडमिट कार्ड अब मेरे को तो नहीं मिला, अगर शायद मुझे मिल जाता तो मैं देख लेता, ठीक है। और उसने मुझे कॉल भी नहीं किया है, देखते हैं क्या, अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है, आई होप, ठीक है। तो यही होगा बेटा, आप देख लीजिएगा, इतना ही आता है घुमा फिरा के। एक बच्चे का 50 था %, अभी 61% आया है। एक बच्चे का 55% था, एग्जैक्ट 65% आया है, ठीक है, यही होगा। एक बच्चे का 78 था, तो अभी 92% है, 10-12% ही आगे पीछे है।
यही होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास 10th क्लास का बेस है, ठीक है। 9th क्लास में अच्छे से आप पढ़ लोगे, 10th क्लास आपको अच्छे से निकल जाएगा, तो फिर आप मन चाहा जो भी स्ट्रीम है अपना ले पाओगे, कर पाओगे, ठीक है, जो भी है, ठीक है। चलिए थ्रस्ट एंड प्रेशर अब स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। थ्रस्ट का मतलब बेटा वो फोर्स होता है जिससे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है बेटा। अब चलिए मान लेते हैं कि हम अगर यहाँ पर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कब ज्यादा होगा कब कम होगा, बट उससे पहले क्या बेटा, थ्रस्ट। तो यहाँ पे देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ कैमल कैन रन ऑन अ डेजर्ट इजीली, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कैमल जो है बेटा, जो ऊंट होता है ना बेटा, वो आपके डेजर्ट पे दौड़ सकता है, ठीक है। अब डेजर्ट पे तो जनरली क्या होता है बेटा, जब भी आप चलोगे तो धंस जाएगा ना पैर आपका, बट कैमल आपका चल सकता है, ठीक है। क्या कारण हो सकता है बताओ? हाँ हाँ, मतलब ज़्यादा एरिया होता है उसका, ठीक है। क्या होता है बेटा, ज़्यादा एरिया। तो जब वो रखता है रेत के ऊपर अपना पैर तो वो धंसता नहीं है ज़्यादा जल्दी, ठीक है बेटा। अगर उसके पैर ना एकदम नोकीले होते हैं घोड़े की तरह, घोड़े के पैर थोड़े से ना, थोड़े से आपके नोकीले होते हैं, तो इसलिए वो आपके ज़मीन को पकड़ सकता है और फिर अपने आप को धक्का मार सकता है, ठीक है। घोड़े उतने तेज नहीं दौड़ सकते आपके रेत में, ठीक है, क्योंकि जब भी वो दौड़ने जाएगा क्या होगा बेटा, उसका पैर धंस जाएगा। बट ऊँट, हाँ बेटा, हाथी तो बेटा, हाथी का एरिया भी बहुत ज़्यादा है, बट हाथी का एक दिक्कत है बेटा, हाथी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, हाथी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से बेटा उसको भी रेत में चलने में दिक्कत ही आएगी। एरिया तो ठीक है, मतलब समझ रहा हूँ मैं कि हाथी के पैर के एरिया काफ़ी ज़्यादा ही होता है, पर उसकी वेट बहुत ज़्यादा है ना ऊँट के मुकाबले, इसलिए उसको भी दिक्कत ही आएगी थोड़ा चलने में, ठीक है, क्योंकि वेट भी फिर थोड़ा यहाँ पे है ना, एक खेल खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, so have you ever wondered why a camel can run in a desert easily? Why an army tank weighing more than 1,000 ton, ठीक है, आर्मी का जो टैंक होता है ना बेटा, वो 1000 टन के भी ज्यादा मतलब भारी होता है, ठीक है। रेस्ट अपॉन अ कंटिन्यूअस चेन, वो उसके जो पहिए होते हैं बेटा, वो चेन के ऊपर लगे होते हैं ना बेटा, चेन होता है उसके ऊपर से, उसके अंदर उसके पहिए घूम रहे होते हैं, तो चेन उसका घूमता है, ठीक है। वाई अ ट्रक और अ मोटर बस हैज मच वाइडर टायर, क्यों आपके जो ये ट्रक और जो मोटर बस होते हैं बेटा उसके मोटे मोटे टायर होते हैं, ठीक है बेटा। ये एरिया क्यों बढ़ाई जाती है ट्रक के बस के टायर की, ठीक है। यहाँ देखिए, वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस, क्यों आपके चाकू वाकू जो होते हैं बेटा उसके ना शार्प एजेस होते हैं, क्यों, ठीक है। तो ये सब के सब जो है बेटा, इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड, इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, थ्रस्ट, ठीक है बेटा। थ्रस्ट एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा प्रेशर। तो अभी हम प्रेशर के बारे में और थ्रस्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है बेटा। तो थ्रस्ट बेसिकली होता क्या है, चलो पहले वो समझते हैं, ठीक है बेटा। थ्रस्ट और प्रेशर, तो देखिए बेटा, प्रेशर, तो प्रेशर क्या है बेटा, प्रेशर का मतलब होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इसका मतलब होता है बेटा प्रेशर, क्या होता है बेटा इसका मतलब, प्रेशर। तो प्रेशर का मतलब क्या है बेटा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर बोलते हैं। एंड थ्रस्ट क्या है सर, थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड to exert pressure, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई टू एक्सर्ट प्रेशर। हम जब परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं बेटा थ्रस्ट, क्या बोलते हैं बेटा उसको, थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, व्हीकल में थ्रस्ट क्या होता है, व्हीकल में थ्रस्ट मतलब व्हीकल में भी थ्रस्ट होता है, व्हीकल में थ्रस्ट पता नहीं बेटा, ये तो मैं, सर जैसे मतलब हाँ। एग्जांपल दे दो, जैसे पिछले साल से एयर इंडिया हुई थी ना क्रैश, उसमें ही मतलब जैसे कुछ पाया गया था कि पायलट्स बोल रहे थे कि थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा उसको उड़ाने का। ओके, मैं समझ गया, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ जो आसमान में उड़ती है, ठीक है, तो उसको फोर्स लगाना पड़ता है नीचे, ठीक है बेटा, नीचे, परपेंडिकुलर नीचे, डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ता है। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो जब थ्रस्ट नहीं लगा पाएगा तो एरोप्लेन नीचे की तरफ फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो कहाँ गिरेगा, नीचे ही ना गिरेगा, ठीक है। जैसे चिड़िया जब उड़ती है पंख से कहाँ हवा को धक्का मारती है, नीचे, तो वो उसकी थ्रस्ट है। तो तभी जो हवा है बेटा वो फिर कहाँ उसको धक्का मारता है, ऊपर, इसलिए तो ऊपर की तरफ उड़ता है ना वो,
तो वो थ्रस्ट बेसिकली वहाँ पे कहा गया है, वो बेसिकली यही थ्रस्ट है जो परपेंडिकुलर फोर्स जो डाउनवर्ड लगाएगा तब जाके वो ऊपर की तरफ उड़ेगा, ठीक है। बट एरोप्लेन का फिर दिक्कत क्या है बेटा, देखो एरोप्लेन की दिक्कत ये है बेटा कि एरोप्लेन कभी भी ऐसे नहीं उड़ता। जैसे अगर हेलीकॉप्टर के थ्रस्ट की बात करें तो हेलीकॉप्टर का थ्रस्ट डायरेक्टली लगता है ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर का पंखा कहाँ घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, ठीक है। तो इसलिए हेलीकॉप्टर का दिक्कत ऐसा नहीं है, हेलीकॉप्टर डायरेक्टली थ्रस्ट लगा सकता है जमीन पे, क्योंकि हेलीकॉप्टर बैठा हुआ है, पंखा चालू तो घूमने लगा तो सीधा हेलीकॉप्टर वही उसी पर्टिकुलर जगह से कहाँ उड़ जाता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है। बट एरोप्लेन कभी ऐसे उड़ सकता है नहीं। तो एरोप्लेन को उड़ने के लिए क्या 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 करना पड़ता है, रनवे में भागना पड़ता है ना पहले। तो रनवे में भाग के आता है, वो भाग के आता है, उसके बाद उड़ता है वो, ठीक है। तो जब वो ऊपर की तरफ उड़ता है तो उस समय उसको थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और उस पिकअप के दौरान ही बेटा मैक्सिमम टाइम एक्सीडेंट होते हैं, और कभी भी देखना लैंडिंग के दौरान भी एक्सीडेंट होता है। एरोप्लेन कभी भी उड़ते हुए एक्सीडेंट नहीं होता, उड़ रहा है उड़ते उड़ते फट गया, नहीं। एरोप्लेन का जब भी एक्सीडेंट होगा बेटा या तो उड़ते वक्त, ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ उड़ेगा तब होगा, या तो वो लैंड करते वक्त तब होगा। ये दोनों कंडीशन में से एक जगह पे होगा ये, ठीक है। उसके अलावा और कहीं पे नहीं होने वाला, ठीक है। लैंडिंग टाइम में क्या चाहिए? अब लैंडिंग टाइम में दिक्कत ये हो जाती है कि अब काफी स्पीड से आ रहा है एरोप्लेन, ठीक है बेटा। अब उस हवा में उसने क्या करना है बेटा, सबसे पहले अपने इंजन को उसने क्या करना है बेटा, धीरे धीरे करके ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय होता क्या है कि कंप्लीट कंट्रोल क्या बेटा एरोडायनेमिक्स पे उसका, ठीक है। अब उसको एकदम परफेक्टली उस रनवे पे उतारना भी तो पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो 1 डिग्री या 0.1 डिग्री का भी अगर मिसमैच हो जाए ना बेटा, तो रनवे से कहीं और निकल जाएगा वो, तो तब भी क्रैश हो सकता है ना वो, तो ऐसे भी क्रैश होता है। तब थ्रस्ट की जरूरत है, तब तो उसको नीचे ही उतरना है ना धीरे धीरे, तो उस समय उस पर्टिकुलर चीजों की वजह से आपका क्रैश होता है। बट उड़ते वक्त मान लो कि उसको अगर ऊपर चढ़ने के लिए अगर फोर्स ना मिले तो फिर तब भी क्या हो जाता है बेटा, एक्सीडेंट आपका या फिर क्रैश आपका हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से रॉकेट वगैरह नहीं होता बेटा, रॉकेट को जब उड़ना है तो थ्रस्ट पूरा एकदम कंप्लीट फोर्स कहाँ लगाएगा, नीचे लगाएगा, तभी रॉकेट कहाँ उड़ेगा, ऊपर। तो उसको भी थ्रस्ट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसको भी थ्रस्ट। रॉकेट थ्रस्ट मारेगा नीचे जमीन पे और उस थ्रस्ट के फोर्स से वो कहाँ उड़ेगा बेटा, ऊपर की तरफ उड़ेगा, ठीक है। तो नहीं बेटा, थ्रस्ट ये हमेशा आपका परपेंडिकुलर फोर्स ही है, ठीक है। इस थ्रस्ट में और उस थ्रस्ट में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये दोनों थ्रस्ट आपके सेम है, क्योंकि थ्रस्ट का तो बेसिक मीनिंग क्या है बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स। जो भी फोर्स आपका परपेंडिकुलरली लग रहा है बेटा वो थ्रस्ट ही है, क्या है बेटा, वो थ्रस्ट है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। अगर किसी को झापड़ मार रहे हो आप तो आपका हाथ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगा किसी के गाल पे, ठीक है, तो वो थ्रस्ट ही है, परपेंडिकुलरली लगना चाहिए वो फोर्स, ठीक है बेटा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, थ्रस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, थ्रस्ट, ठीक है। और ये थ्रस्ट जो है बेटा ये प्रेशर एक्सर्ट करवाता है, क्या क्या एक्सर्ट करवाता है बेटा, प्रेशर। तो थ्रस्ट कैन एक्सर्ट प्रेशर। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बेटा। प्रेशर का फॉर्मूला देखिए बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, प्रेशर, ठीक है बेटा। अब जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे देखिए एक बैग है मेरे पास, ठीक है, ये बैग आप देखिए बेटा, ऐसे ना आपके स्कूल बैग्स होते हैं ना, ये देखिए आपके स्कूल बैग्स कुछ इसी तरह से होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब ये आपका जो स्कूल बैग है, ठीक है, इसका जो फीता है, अगर आप इस फीते पे अगर थोड़ा ध्यान दें बेटा, तो इसका फीता है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये देखिएगा। अब इसको जब आप ऐसे उठा के जाते हो तो इससे आपको कोई दर्द नहीं होता, क्या नहीं होता बेटा आपको कोई दर्द, क्यों, क्योंकि इसकी एरिया देखो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसकी एरिया क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है बेटा। अगर यहीं पे ये फीता अगर पतला हो जाए, ठीक है, जैसे वो आपके रिक्रूट लोगों को वो मतलब पनिशमेंट देने के लिए वो एक बैग उठवाते हैं ना, उसमें ईटा वीटा डाल के बंदूक लगवा के है ना, दौड़ाते हैं उनको, पता नहीं कुछ करवाते हैं पनिशमेंट के लिए। तो वो जो है बेटा उसकी फीती बहुत पतली होती है, वो जानबूझ के पतला रखा था सो दैट कि उसको दर्द हो, ठीक है, यहाँ पे दर्द फील हो, ठीक है, सो दैट कि उसको समझ आए कि वो पनिशमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल बैग जो भी आप लेके जाते हो बेटा उसका फीता तो क्या मोटा होता है, तो आप जब भी ये बैग उठाओगे वेट डाल के तो आपको फोर्स फील नहीं होगा, क्या फील नहीं होगा बेटा, फोर्स। अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स कहाँ लग रहा है कि नहीं। तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कि ये बैग आपने इसमें क्या भर दिया, किताब भर दिया और आपने ये बैग उठा लिया, ठीक है बेटा, आपने ये बैग उठा लिया, ठीक है, ये आपने बैग उठा लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब ये बैग मेरे यहाँ पे कंधे पे लगा हुआ है, कहाँ लगा है बेटा, कंधे पे, आइए बेटा, ठीक, कहाँ लगा है बेटा, मेरे कंधे पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इस बैग पे क्या भरा हुआ, किताबें भरी होंगी ना, क्या भरी होंगी बेटा, किताबें। अब वो किताबों का वेट कहाँ लगा होगा, नीचे, तो ये परपेंडिकुलरली कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड ना, बट ये एरिया मेरे कंधे को क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि जो फोर्स है बेटा इसका यहां पर इस बैग का, वो क्या है बेटा, इसका वेट, क्या है बेटा, इसका वेट, जो कि मेरे कंधे पे लगा हुआ है। और मेरा कंधा कैसे बचा हुआ है, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, क्या बेटा, इसका एरिया ज्यादा। तो बेसिकली एरिया जितना ज्यादा होता है प्रेशर उतना कम। तो यहां पर आप देख सकते हो, इसको समझने के लिए आप यहां से आइडिया ले सकते हो।
कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ना। देखिए बेटा, एरिया आपका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, आपका प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, आपका कम हो जाएगा। उसीलिए मुझे बताइए, अगर चाकू से अगर आपको किसी चीज को काटना है तो आप किस जगह से काटते हो उसको, पतले जगह से या मोटे जगह से? क्यों? ताकि आपका प्रेशर ज्यादा लग सके ना, कम फोर्स में भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगा सको। इसलिए बेटा आपका जो कील होता है बेटा, कील का जो नोकीला पार्ट होता है वही दीवार के अंदर धसाते हैं ना हम लोग। उसका पीछे का जो पार्ट जो ब्लंट होता है बेटा, उसको कभी आप ये नोकीले पार्ट को हथौड़े से मार रहे हो, पीछे वाला पार्ट घुस गया, कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि बेटा जो आपका नोकीला पार्ट होता है बेटा, वही जो है बेटा आपका, वही जो है बेटा आप वो प्रेशर एग्जर्ट कर पाता है ना एक्स्ट्रा। इसलिए बेटा उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, दीवार पे रख दिए और ठोक दिए, ठीक है, तो वो घुस जाता है आपके दीवार के अंदर। तो इसलिए बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, जितना कम आपका एरिया होगा उतना ज्यादा आपका क्या रहेगा बेटा, प्रेशर। आप लोगों ने थंबपिन देखा होगा, थंबपिन जो आपके नोटिस बोर्ड वगैरह में लगाया था ना बेटा, गोल्डन कलर का जो होता है पीछे से, ठीक है, तो उसके पीछे का कैप बहुत बड़ा होता है, तो उसने थंबपिन बोलते हैं उसको, क्योंकि थंब से दबा सकते हैं ना उसको। उसके आगे का जो पिन होता है वो पतला सा होता है, और वो वेलवेट की जो आपकी जो ये नोटिस बोर्ड होती है उसमें आराम से घुस जाती है वो, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे आपके फ्लेयर्स वगैरह चिपकाए गए होते हैं, नोटिस वगैरह चिपकाए गए होते हैं ना, कि इस दिन छुट्टी रहेगी, ये सबसे इस मतलब आपके स्कूल में अगर होगा तो प्लीज़ चेक करिएगा, ठीक है। तो वो थंबपिन आपकी गोल्डन कलर की होती है बेटा। उसके पीछे वाला पार्ट एकदम आपका फ्लैट होता है और उसके आगे वाले पार्ट में इसे नोक निकली होती है ऐसे, और ऊपर की तरफ से हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऊपर की तरफ से हम लोग यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं अपनी उंगली से, ठीक है। यहाँ हमने अपनी उंगली से को दबाना है, तो जब क्या होगा बेटा, तब आप जब इसको दबाओगे ना तो ये जो पिन है बेटा आपके इसके अंदर में आराम से घुस जाएगा, ठीक है। अब ये घुस क्यों गया, क्योंकि इसके एरिया क्या है बेटा, बहुत कम है। बट अगर इसी इमेजिन करो कि इसी पिन को आपने उल्टा कर दिया और अब दबा रहे हो, अब क्या होगा, अब आपकी उंगली में घुस जाएगा ना, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब आपका जो एरिया है पिन का वो आपकी उंगली की तरफ छोटा है और नीचे की तरफ बड़ा है, तो तब आपकी उंगली में घुस गया वो, ठीक है। इसलिए आप जब चल रहे हो तो मान लो कि अगर आप चलते हो तो कील कहीं गिरा हुआ है और आप जब जूता से उसको कुचल देते हो तो आपको कील आपके जूते में घुस जाता है ना। क्यों? क्योंकि कील का जो नुकीला पार्ट है बेटा उसके एरिया कम होती है, ठीक है, और आप जब ऊपर से उसको कुचल रहे हो तो आपका वेट पूरा फोर्स लगा रहा है उसे परपेंडिकुलर, तो इसलिए वो कंप्लीटली आपके जूते में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा आपको ये समझना होगा कि प्रेशर जो है बेटा वो एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए जितना कम एरिया रखोगे आपका प्रेशर उतना इंक्रीज करेगा, और जितना ज्यादा एरिया रखोगे बेटा उतना ज्यादा आपका क्या रहेगा बेटा, उतना कम आपका क्या रहेगा बेटा, प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, और अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज यहां फोर्स भी मैटर करता है बेटा, क्या बेटा, थ्रस्ट, कि कितना थ्रस्ट आप यहां पर लगा रहे हो, कितने फोर्स से आपने वहां पर इसको दबाया है, उसमें भी ये मैटर करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कील को कोई आदमी 2 बार मार के घुसा सकता है, तो कोई बच्चा उसको 10 बार मारेगा घुसाने के लिए, है ना। क्योंकि अगर मान लो कि कोई आदमी ज्यादा फोर्स से उसको 2 बार मारा है तो उसकी क्या ज्यादा है बेटा, थ्रस्ट ज्यादा है। क्योंकि हम जब भी कील को रख के मारते हैं तो जब यहां मारते हैं उसके पीछे तो क्या होता है बेटा, वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है बेटा। कि आपने कील को दीवार पे रखी और मारा तो कील के साथ जो दीवार का जो एंगल है वो कितना है बताओ, दीवार तो ऐसी थी ना, और कील आपने कैसा रखा है, परपेंडिकुलर तो रखा है ना बेटा, और आपने फोर्स कहां लगाया, उसके पीछे, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स हो गया बेटा, ये हो जाता है बेटा परपेंडिकुलर फोर्स। क्या हो जाता है बेटा, परपेंडिकुलर। चलिए यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दो, ठीक है। देखिए ये दीवार है, ठीक है, आप कील कैसे मारते हो, कील ऐसे ना मारते हो, ठीक है, और हथौड़ा कहाँ से चलाते हो बेटा, हथौड़ा इधर से चला रहे हो, ये हथौड़ा हो गया, मान लो कि इधर से आप इधर मारोगे, तो बताओ यहाँ पे कील के साथ आपका दीवार का कितना एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है ना। तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है बेटा। क्या बोलेंगे बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स, जो कि आप परपेंडिकुलरली लगा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपका जो प्रेशर है वो थ्रस्ट और एरिया पे डिपेंड करता है, थ्रस्ट और एरिया पे। थ्रस्ट ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, और अगर एरिया आपका ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है बेटा। यहां पे एक सवाल है, देखिए बेटा, ठीक है, एक सवाल आपके सामने यहां पे दिया गया है, एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला दे दिया गया प्रेशर का, थ्रस्ट अपॉन एरिया, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सवाल है, अब इस सवाल को ना सॉल्व करने से पहले आप इसको एक बार देख लो, और ऐसे देखकर ही बोल दो कि किसकी प्रेशर ज्यादा होगी। बताओ, अगर इस ब्लॉक को मैं ऐसे खड़ा रख रहा हूं तो इसकी प्रेशर ज्यादा होगी कि जब मैंने इसको लेटाया है तब इसकी प्रेशर ज्यादा है, बताओ। एग्जैक्टली राइट, जब ये खड़ा है तभी ना इसका प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी एरिया यहाँ पे छोटी होगी ना बेटा, देखिए इसके एरिया यहाँ पे क्या है बेटा, छोटी। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे सर इसकी जो एरिया है नीचे वाली, ये क्या हो जाएगी बेटा, आपकी छोटी हो जाएगी,
और यहाँ पे बेटा इसकी एरिया क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना, आप देख सकते हो। तो ये आपके एरिया क्या कर रहा है बेटा, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो इसलिए इसके एरिया ग्रेटर हो जा रही है, इसकी वजह से इसकी प्रेशर क्या हो जा रही है बेटा, कम हो जा रही है। जबकि यहां पर देखिए बेटा इसका एरिया क्या है बेटा, कम है, तो इसकी प्रेशर क्या होगी बेटा, ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए बेटा अगर मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर ये पेन मेरे पास है, ठीक है, अगर इस पेन को लेकर कोई आपको ऐसे मारे तो ज्यादा चोट लगेगी, या आपको कोई ऐसे मारे तो ज्यादा चोट लगेगी, ऐसे ना, क्योंकि इसके एरिया क्या है, कम है कि नहीं। बट अगर आप ऐसे मारोगे तो क्या कोई चोट लगेगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसकी एरिया क्या है बेटा, ज्यादा, कोई चोट ही नहीं फील होगी आपको। क्या चोट लग रहा है बताओ, ऐसे मार दिया तो भाई मतलब पूरा है दर्द होने लगा। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहां पर बेटा कि अगर आप यहां पर इन दोनों कंडीशन को देखते हो बेटा, आपको क्लियरली समझ में आता है कि आपका यहां पर क्या है बेटा, एरिया कम है, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा बेटा, आपका ज्यादा। तो इसको मान लीजिए इसके पास प्रेशर P1 है, इसके पास मान लीजिए प्रेशर P2 है, तो आप क्या कह रहे हो सर कि सर P1 जो है बेटा वो ग्रेटर है किससे, P2 से। ठीक है बेटा, तो चलिए एक बार निकाल के देखते हैं इसके प्रेशर को ना, चलिए फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। मैं डायग्राम आपके सामने बनाता हूं और प्रेशर निकाल लेते हैं। इसका मास आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसकी मास आपको दी गई है 5 kg। क्या दी गई है बेटा, 5 kg। और इसका जो फोर्स होगा बेटा क्या होगा बेटा, इसका वेट होगा। क्या होगा बेटा, वेट। याद रखिएगा, कभी अगर आपको ये समझ में ना आए कि अगर मास दिया हुआ है और हमको फोर्स नहीं पता फोर्स क्या होगा सर, तो तब समझ जाना बेटा कि उसका जो वेट है वही उसका फोर्स है। क्यों, क्योंकि वेट ही आपका हमेशा क्या लगता है, जमीन के ऊपर परपेंडिकुलर लगता है ना बेटा। आप जहां भी खड़े रहते हो बेटा, आपका वेट हमेशा कहां पे लग रहा होता है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स लग रहा होता है। ठीक है, इसलिए ये आपका यहाँ पे फोर्स की तरह बिहेव करेगा। चलिए बेटा, तो यहाँ पे फटाफट से देखते हैं बेटा, इसका आप देख सकते हो कि इसका मास आपको 5 kg दिया गया है, ये आपका 5 kg का ही मास है बेटा। ठीक है, चलिए तो इसका वेट कितना होगा बताओ तो बेटा, वेट हम अर्थ पे ही है, तो वेट कितना होता है बेटा, mg होता है ना बेटा। क्या होता है बेटा, mg। और आप देख सकते हो, यहाँ पे बोला तो नहीं, तो जी हम लोग 10 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जी क्या लेंगे बेटा, 10। हमारी m कितनी थी, 5, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो हमारा 50 न्यूटन क्या आ गया बेटा, वेट आ गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, फोर्स, जिसको हम थ्रस्ट की तरह यूज करेंगे। किसकी तरह यूज करेंगे बेटा, थ्रस्ट की तरह। प्रेशर का अगर फॉर्मूला अगर हम आपको बताया बेटा, वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। और मैं आपको बार बार कहूंगा, फोर्स, वेट और थ्रस्ट में कोई अंतर नहीं है, सब सेम है, सब सेम है। ठीक है बेटा, फोर्स, वेट और थ्रस्ट, ध्यान रखना, फोर्स, वेट और थ्रस्ट, ये तीनों की तीनों चीजें बेटा एक ही चीज है, फोर्स ही है ये। ठीक है, तो इसको डाउट मत करना कि ये क्या अलग है सर, ऐसा नहीं है, सब तीनों की तीनों सेम है, फोर्स, वेट और थ्रस्ट। ठीक है बेटा, ये तीनों की तीनों चीजें क्या है बेटा, आपकी सेम है, इसको अलग अलग आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, मेरा यहाँ पे वेट कितना आया, 50 न्यूटन, तो मैंने लगा दिया 50, क्योंकि फोर्स मेरा 50 बन गया। अब एरिया मेरा कितना होगा बेटा, तो एरिया ये नीचे वाला पार्ट होगा ना बेटा, ये देखिए ये मेरा एरिया होगा। तो एरिया मेरे पास यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है रेक्टेंगल बन गया, 20 इंटू 10 हो गया ये, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 इंटू 10 कितना होगा। ठीक है बेटा, बट ये सेंटीमीटर पे, किसमें बेटा, सेंटीमीटर पे, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, पर अभी ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो 0 0 काट दीजिएगा, आपके पास 5 है और आपके पास 20 है। ठीक है, तो अगर काटेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1/4, तो आपका 1/4 क्या आ गया बेटा, ये प्रेशर आ गया पहले वाले का P1। ठीक है, इस वाले का प्रेशर इतना आ गया। अब इसका प्रेशर निकालते हैं इसका। ठीक है, अगले कंडीशन का, तो अगले कंडीशन का क्या, वेट बदल जाएगा, वेट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये भी 5 kg का ही था। ठीक है, तो अब हम P2 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, P2 क्या हो गया बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना बेटा, 50, अब एरिया कितना होगा बेटा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 40 है। क्या बेटा, 20 और 40, तो मैंने कर दिया सर 20 इंटू 40। ठीक है, देखिए बेटा 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से काट दीजिए बेटा, ये 4 आ गया, तो कितना आ गया, 1/4 इंटू 4 16। तो आप मुझे बताइए P2 कितना आया बेटा, 1/16 आया। कितना आया बेटा, 1/16। अब ध्यान दीजिए बेटा, आपके पास जो P1 है वो कितना आया, 1/4 आया, और P2 जो है बेटा वो 1 क्या है बेटा, 16 आया। मुझे बताओ बेटा कौन सा बड़ा होगा, P1 या P2, P1 ना, क्योंकि उसकी डिनोमिनेटर छोटी है, डिनोमिनेटर जैसे छोटा होता है वही बड़ा होता है। क्लास 8 तक से इतना तो पढ़ के ही आए हम लोग, है कि नहीं। तो आप जानते हो बेटा कि यहाँ पे इसकी डिनोमिनेटर छोटी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, P1 आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा P2 के मुकाबले। तो आप ये देख सकते हो बेटा, P1 इज ग्रेटर देन P2, इसलिए आपका यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि जिसकी एरिया कम होती है उसका प्रेशर क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि मैं आपको एक कंडीशन दे देता हूं, जिसको कि आप खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का, कि मान लो कि अगर थ्रस्ट जो है बेटा आपका लग गया 50 न्यूटन का। ठीक है बेटा, थ्रस्ट 50 न्यूटन का लगा दिया। ठीक है, और जो एरिया 1 है और एरिया 2 है आपको दिया गया। ठीक है, एरिया 1 आपको दिया गया मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर का और 10 मीटर स्क्वायर का। ठीक है बेटा, ये आपको दोनों एरिया मैंने आपको दे दिया है।
अब आपको मैंने बोला निकालने के लिए बेटा प्रेशर 1 और प्रेशर 2 निकालो, प्रेशर 1 निकालो और प्रेशर 2 निकालो, ठीक है बेटा। अब प्रेशर 1 और प्रेशर 2 निकालना है आपने, तो पहले प्रेशर 1 निकालने के लिए थ्रस्ट तो सेम ही है हमारा, ठीक है, तो हम लोग थ्रस्ट वही लेंगे दोनों के लिए, ठीक है बेटा, फोर्स दोनों के लिए सेम ही होगा, यही होगा आपका F। तो आप क्या करोगे बेटा, F बाई A1 करोगे और F बाई A2 कर दोगे। तो मुझे बताइए F कितना है इसका, 50, और एरिया 1 क्या है बेटा 5, और 50 बाई यहाँ पे क्या बेटा 10, तो ये आपका 10 आ गया और ये आपका क्या आ गया बेटा 5। अब यहाँ पे कौन सा ज्यादा आ रहा है बेटा, एरिया छोटा वाला ज्यादा आ रहा है कि बड़ा वाला ज्यादा आ रहा है, छोटा वाला ज्यादा आ रहा है ना बेटा, या छोटा था तो उसका प्रेशर ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर प्रेशर का हमारा ऐसा यूनिट क्या होगा, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट लिख लीजिए बेटा, प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होगा बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं बेटा, पास्कल, क्या कह सकते हैं बेटा, पास्कल, PA, ठीक है बेटा, PA भी इसका कंडीशन होता है पास्कल, या हम इसको बार भी कहते हैं बेटा, हम इसको ATM भी कहते हैं बेटा, है ना, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बार लेंगे, क्या सॉरी पास्कल लेंगे, क्या लेंगे बेटा, पास्कल, ठीक है। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, इसको फटाफट से लिख लें, लिख लिया, बहुत बढ़िया, चलो हो गया, सबने लिख लिया, ठीक है बेटा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे पायनसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, और कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर सर मैं हाँ जी बेटा, केमिस्ट्री मैथ पढ़ेंगे। हाँ हाँ करेंगे बेटा, ठीक है। इसको आप लोग कल पढ़ के आएंगे, हम कल बायनसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है टॉपिक, चलिए।